हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर गेम को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जो भारतीय क्रिकेट में बहुत एक्टिव रोल रखते आए हैं। हम बात कर रहे हैं अमृत माथुर की। आपने उनका नाम सुना होगा। वो 92-93 के साउथ अफ्रीका टूर में, जो कि बहुत अहम दौरा था, साउथ अफ्रीका बैन के बाद वापस क्रिकेट में आ रही थी, उसमें भारतीय टीम के क्रिकेट मैनेजर थे। बीसीसीआई में अहम रोल उन्होंने निभाया। 2002 नैटवेस्ट ट्रॉफी, कौन भूल सकता है उस शानदार फाइनल को, वहाँ पर भी वो भारतीय टीम में मैनेजर थे। 2003 वर्ल्ड कप, 2004 पाकिस्तान दौरा, इन सभी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स में वो भारतीय क्रिकेट के साथ, टीम्स के साथ जुड़े हुए थे। और उसके बाद आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के वो सीईओ रहे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना राइटिंग करियर, किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, और अभी भी वो भारतीय क्रिकेट को उसके जड़ से, रणजी ट्रॉफी से फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये इंटरनेशनल क्रिकेट आज बदल रही है। हमने बातचीत करी एक्सक्लूसिवली विद अमृत माथुर भारत के इंग्लैंड दौरे पर, जब भारतीय टीम ओडीआई खेल रही थी लॉर्ड्स में। हमारा सौभाग्य था वो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातचीत करी। इस पूरे इंटरव्यू को हमने 2 एपिसोड्स में डिवाइड किया है। आज इस पूरे एपिसोड में वो बात करेंगे अपने जीवन के पहले अध्याय की, फर्स्ट हाफ की, किस तरीके से वो भारतीय टीम के साथ जुड़े, क्रिकेट मैनेजर रहे, अलग अलग रोल्स में रहे। और अगले एपिसोड में वो बात करेंगे सौरव गांगुली की कैप्टनसी और लीडरशिप के बारे में, कैसे आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बदला है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट अब आने वाले समय में किस तरीके से बदल सकता है। तो आराम से बैठिए, आप देख रहे हैं खेल खेल में तो सिद्धार्थ महान। चलिए शुरू करते हैं। सो थैंक यू अमृत सर फॉर टॉकिंग टू अस एंड सच अ important day for India. It's playing England at Lords. But I would like to take you back. You've been an administrator. You've been somebody who's associated with Indian government also, and then you've been now a writer for quite a while. You've published a book. तो मैं आपको फर्स्ट आपके स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज में ले जाना चाहूँगा। योर लव फॉर क्रिकेट, how did it start, and were you inspired by somebody, or was there a particular cricketer that you really liked and that pushed you कि आप क्रिकेट खुद भी, पहले तो आप क्रिकेट खेलते भी थे, तो वहाँ वो आपका प्यार कैसे जागा क्रिकेट का? यार मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ग्रोइंग अप इज़ द मोस्ट नॉर्मल नेचुरल थिंग टू डू। राइट। सब क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी खेलता था स्कूल में राजस्थान स्टेट्स के लिए, फिर कॉलेज में सेंट स्टीवेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो क्रिकेट से मतलब लगाव तो शुरू से था। और मैं कुछ लेवल तक खेला। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 साल नेशनल चैम्पियन थी। हमारे साथ काफ़ी खिलाड़ी जो थे वो इंडिया के लिए खेले। तो वी आर प्लेइंग एट अ डिसेंट लेवल इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, बट दैट वाज द एंड ऑफ क्रिकेट। उसके बाद में सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट, नॉर्मल जॉब, तो इन अ वे ट्रैक बिल्कुल बदल गया। बट जो चीज़ रही लॉन्ग टर्म वॉज, जो मेरे दोस्त वगैरह थे क्रिकेट से थे, तो उनसे हमेशा रिलेशनशिप रही। वो आगे इंडिया के लिए भी खेले, तो क्रिकेट से नाता जुड़ता ही रहा। एंड देन बाय चांस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल क्रिकेट व्हिच इज बीसीसीआई। तो फिर वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। उसमें आपको लाना चाहूँगा मैं कि आप इंडियन रेलवेज में थे जी, तो वहाँ से आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कहा बाई चांस, बट व्हाट वाज दैट मोमेंट, या ऐसा क्या हुआ कि आपका खुद का भी एक इंटरेस्ट बढ़ा जी, और एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आई? ये चांस है बिल्कुल, क्योंकि हमारे मंत्री थे मिस्टर माधवराव सिंधिया, उनको क्रिकेट का बहुत शौक था जी। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ व्हेन आई वाज अ वेरी यंग न्यू ऑफिसर। तो उन्होंने मेरा भी इंटरेस्ट देखा और उन्होंने सडनली मुझे पूरे इंडियन रेलवेज़ का स्पोर्ट्स इंचार्ज बना दिया। ओके। जो नॉर्मली मेरे से करीब 10-15 साल सीनियर अफसर का एक्चुअली पोस्ट होती है, पर उन्होंने मुझे उस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। राइट। उसकी वजह से मैं रेलवेज़ को एवरी नेशनल फेडरेशन पे रिप्रेजेंट करने लगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल के भी 40 फेडरेशन हैं। तो एज पार्ट ऑफ एवरी फेडरेशन इंक्लूडिंग बीसीसीआई। ओके। तो उसमें माधवराव जी एमपीसीए को रिप्रेजेंट करते थे, मैं रेलवेज़ से। फिर कुछ साल बाद माधवराव जी प्रेसिडेंट बन गए बोर्ड के, तो मैं उनके साथ उनका बोर्ड का प्रेसिडेंट का ऑफिस में चलाता था। तो एक से एक बात बढ़ती गई और क्रिकेट से जो जुड़ाव था वो और मजबूत होता गया।
नहीं तो पर एक ये भी है, हम अभी बात भी कर रहे थे ऑफ एयर कि एक है कि अपॉर्चुनिटी आई और एक है कि आप प्रिपेयर्ड भी थे. तो व्हाट डू यू वांट टू से फॉर दैट, बिकॉज समटाइम्स किसी भी जगह पे, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं पर भी एक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बट पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड और वो चली जाती हैं. एंड देन पीपल, फिर वो नेगेटिविटी जाग जाती है कि यार हरे ऐसा हो गया या फिर इस वजह से था. हाउ डू यू सी इट, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट वाज एक ऐसी क्वालिटी आप में क्या थी? आई नो यूर अ हम्बल पर्सन, आप बात नहीं करना चाहोगे बट मैं आपसे ज़रूर ये निकलवाना चाहता हूँ फॉर एवरीबडी हु सीइंग इट, क्योंकि काफ़ी यंग हमारे ऑडियंस है इसमें, तो काफ़ी यंग लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन आपकी कैसी थी या ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी विच हेल्प्ड यू इन ऑल ऑफ दिस. देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बाय चांस मिली और मैं थोड़ा लकी था, ज़्यादा ही लकी था कि मैं अपॉर्चुनिटी बहुत यंग एज पे मिली. 1992 में मेरे 3-4 साल ऑलरेडी हो गए थे BCCI में और इंडियन टीम पहली बार साउथ अफ्रीका जा रही थी. वेरी सेंसिटिव टूर साउथ अफ्रीका के बारे में, इट्स लाइक गोइंग टू ब्लैक होल. राइट. किसी को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, साउथ अफ्रीका क्या है, और वो बैन के बाद वापस आ रहे थे, खिलाड़ी कौन है, कंडीशंस क्या हैं, प्लेयर्स कौन है, कुछ नहीं पता था. हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे साउथ अफ्रीका. वी डिड नॉट रिकग्नाइज साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री, पर टीम जा रही है और बड़ा सेंसिटिव टूर था. सो BCCI में मिस्टर सिंधिया एज प्रेसिडेंट जस्ट नॉमिनेटेड मी टू बी मैनेजर. ओके. I was I think 34-35 years old and apparently उस टाइम तक खाली एक ही मेरे से यंगेस्ट एवर मैनेजर रहे हैं उस वक्त BCCI में. वो थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ बड़ौदा के. राइट. वो शायद 28 साल की उम्र में, बट वो फतेह सिंह राव साहब गायकवाड़ थे. तो मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली जल्दी. और सर इसमें कोई ये मैनेजर होना या एडमिनिस्ट्रेटर होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. It's I think anybody with normal ability, normal intelligence, normal common sense can do it. तो मैं लकी था. मैं लकी इसलिए भी था थोड़ा कि जो प्लेयर्स वगैरह थे उनसे मेरी जान पहचान थी ऑलरेडी. मैं यंग था पर फिर भी मैं 3-4 साल बोर्ड में रह चुका था. कुछ प्लेयरों को मैं पर्सनली जानता था, तो वो एडजस्टमेंट इज ऑल्सो वॉज ईजी. राइट. दे ऑल्सो न्यू मी, आई न्यू देम, तो वो थोड़ा आसान रहा. पर अल्टीमेटली आपको कुछ तो काबिलियत होनी पड़ती है, कुछ काबिलियत होनी पड़ती है. तो वो मेरे में थी और मेरे जैसे कईयों में है. इट्स नॉट कि मेरे में कोई भी कर सकता है ये काम, पर यही है कि आपको थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ता है. उस पर्टिकुलर 92 के टूर पे आपके आप चैलेंजेस ऐसे हुए कुछ जो आपको सडनली लगा कि यार ये दिस इज आई सडनली अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया मैं? वो तो पूरा टूर ही अनचार्टेड था, पर कई चीज़ें हुई उसमें. आप एक जगह जा रहे हो जहाँ के आपको जो गवर्नमेंट है उससे आपको नाता नहीं रखना है. आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बट यू डोंट वांट टू बी इन कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. मिस्टर मंडेला अभी रिलीज़ हुए थे. पॉलिटिकली बहुत टर्मोइल, अनसर्टेनिटी थी. क्रिकेट वाइज तो खैर कुछ पता ही नहीं था वहाँ पे क्या है. 1-2 इंसिडेंट्स भी हो गए विच बिकेम कॉम्प्लिकेटेड. आपको याद है केपलर वेसल्स का, कपिल देव का हो गया वो बैट मारने वाले का, उसको भी वो काफ़ी बवाल हुआ. इंक्वायरी हुई, हियरिंग हुई, मैच रेफरी क्लाइव लॉयड थे, काफ़ी दोनों तरफ से बातचीत हुई. तो चैलेंजेस थे पर निपट गए, इतना मुश्किल भी नहीं है. एंड उस पर्टिकुलर टूर पे एक बहुत ही सबके पसंदीदा क्रिकेटर, वो फर्स्ट अपना साउथ अफ्रीका का टूर कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर जी. तो आपने उनको उस पर्टिकुलर एरा में देखा है जब वो टीनेजर ही थे. हाँ, नए थे काफी. बिल्कुल ही नए थे. तो डिड यू सी दैट स्पार्क इन हिम? आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेटनेस का कुछ साइंस दिख रहे थे? व्हाट वाज इट लाइक विद दैट यंग सचिन तेंदुलकर? काफी बड़े में तो सब लोग बात करते हैं. मेरे को क्या, उस वक्त पूरी दुनिया को दिख चुका था स्पार्क, क्योंकि वो नए थे पर फिर भी एवरीबडी रियलाइज किए तो एक्सेप्शनल है. राइट. और एक छोटा सा किस्सा हुआ कि हम शुरुआत टूर के शुरू में एक फ्रेंडली मैच होता है. ये निकी ओपनहाइमर हैं जो डिबियर्स के मालिक हैं वर्ल्ड वाइड डायमंड ट्रेड के. तो उन्होंने अपने कोई प्राइवेट को ग्राउंड बना के एक फ्रेंडली मैच करवाया था. राइट. और दुनिया से उन्होंने अपने खुद के पर्सनल गेस्ट बुलाए थे. खाली इट वॉज अ क्लोज्ड गेम ओनली फॉर हिज ओन गेस्ट. बारिश हो गई, बहुत बुरा था ग्राउंड और मैच ना होने की हालत हो गई. ओके. पर बहुत कोशिश करने के बाद ये वक्त थोड़ी देर खेल लेते हैं. तो उस थोड़ी देर खेलने में भी सचिन ने बड़े अच्छे रन किए. अच्छा. तो सब मीडिया अटेंशन वगैरह पहली बार हुआ कि यार सुना था, इतना कुछ देख भी लिया. तो मीडिया का इंटरेक्शन कोई शेड्यूल किया गया. तो वहाँ पे क्रिकेट इंचार्ज से डॉक्टर अली बाकर, उन्होंने कहा कि सचिन डू इट.
कि उस वक्त इतना टीवी वगैरह होता नहीं था, पर फिर भी साउथ अफ्रीका में 15-20 टेलीविज़न कैमराज थे जो हमें तो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कैसा भी होता है। तो सचिन से मैंने पूछा कि वो चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, सब ये आए हुए हैं। ही सेड हाँ, एंड उसने जाके उनसे बातचीत करी अकेले, कोई आसपास नहीं, विदाउट अ प्रॉब्लम। ओके। तो द रिएक्शन ऑफ अली बाकर, हु इज अ कंप्लीट वेटरन एट दिस गेम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड दिस बॉय इज़ अ जीनियस। सो सचिन की क्वालिटीज़ हैं कि वो शुरुआत से ही बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, बिल्कुल कंपोज था। जो आप सचिन को आज देखते हो वही क्वालिटीज उस वक्त भी नज़र आती थी। तो ही इज़ रियली एक्सेप्शनल इन एवरी वे, क्रिकेट वाइज, एज अ पर्सन, इन टर्म्स ऑफ फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। आई थिंक मुकाबला नहीं। एंड उसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जब 2003 वर्ल्ड कप था, तब भी आप टीम के साथ थे। तो उस समय शुरुआत हमारी अच्छी नहीं हुई थी, हम फाइनल तक पहुंचे। पर आपको याद है कि एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच से पहले या उसके बाद, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से हम हार चुके थे, जिम्बाब्वे से काफ़ी लड़खड़ाए थे। तो उसके बाद ये कहानी है कि जिम्बाब्वे गए हम, राइट। तो उस वक्त ये स्थिति थी कि अगर हम कोई भी मैच हारते हैं जिम्बाब्वे से, उसके आगे दिन वी आर आउट, राइट। मतलब यू आर इन अ मस्ट विन सिचुएशन एवरी गेम, राइट, अदरवाइज मतलब यू आर गॉन। तो उस वक्त बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इंडियन टीम की परफॉर्मेंस का, कि उम्मीदें थी काफ़ी। आई थिंक पार्लियामेंट में सवाल जवाब हुए, प्लेयरों के अगेंस्ट भी लोगों ने कई टिप्पणी करी, कुछ फैमिलीज़ को थ्रेट वेट भी किया, तो माहौल ख़राब था। तो आई थिंक देयर वाज अ नीड कि कोई मैसेज जाए टीम की तरफ से कि यार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शांति कराई जाए। वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी अंडरस्टैंड आपकी एक्सपेक्टेशन। तो ये हुआ कि सचिन से कराते हैं कोई मैसेज। But how did you come up with that? Did you have that thought on your own या फिर आपका डिस्कशन हुआ? कुछ माइनर डिस्कशन, बट मैसेज कौन दे? या तो कैप्टन दे या कोच दे, बट सचिन बीइंग सचिन हैज़ ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट अगर उसकी तरफ से मैसेज आता है। राइट, बीइंग द बिगेस्ट स्टार एंड द बिगेस्ट पर्सन जिसकी फॉलोइंग है। राइट। तो सचिन इमीडिएटली अग्रीड कि हाँ करना चाहिए, बट उसका कुछ सुझाव था कि ये नहीं कहे कि हम इस तरीके से बोलेंगे। एंड आई रिमेंबर जिम्बाब्वे में एक प्रैक्टिस सेशन के बाद वो ऐसे जैसे नेट से निकला, वो पैड वैड पहन के, ही जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैमराज फॉर 5 minutes एंड विदाउट एनी प्रेपरेशन, नोट्स और एनीथिंग, जस्ट स्पोक स्ट्रेट। ओके। एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सेंड अ मैसेज। आपने कोई ब्रीफ नहीं किया था सचिन को? ब्रीफ इतना ही ब्रॉड ब्रीफ था कि हमें यार कहना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड हमारा जो जिम्मेदारी है क्रिकेट के लिए और इंडियन फैंस के लिए, इतना ही ब्रॉड। Okay. ये नहीं कि कोई स्क्रिप्टेड मैसेज हो या उसको बढ़ाया हो, ऐसी कोई नहीं थी। Okay. ही सेड मैं बोल लूँगा, एंड वो बिल्कुल सही बोला, कहते हुए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी जो उम्मीदें हैं उनको मीट करने की, एंड रेस्ट एश्योर्ड कि हमारी तरफ से एफर्ट में कुछ कमी नहीं होगी, एंड वी वांट टू डू आवर बेस्ट। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा कि एक तो इट वाज ऑनेस्ट। कई बार होता है ना, स्क्रिप्टेड होता है तो पता पड़ जाता है कि रट रटा के बोल रहा है और वो इम्पैक्ट भी नहीं आता। इम्पैक्ट भी नहीं, वो असली और नकली में फ़र्क 1 मिनट में व्यूअर को पता पड़ जाता है। तो दिस वाज कम्प्लीटली ऑनेस्ट। एंड उसके बाद फिर वो एक ज़बरदस्त रन हुआ, फिर रन भी बहुत अच्छा हुआ, उसका जीते हम, काफ़ी अच्छा जीते, क्वालिफाई किया, फिर हमने बड़ा अच्छा मैच जीता, फिर इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरह से हराया। तो दैट वाज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ द टर्न अराउंड। हम बिल्कुल बाहर थे और फिर फाइनल में पहुँचे। तो फाइनल में पहुँचना इटसेल्फ वाज एन अचीवमेंट। तो फाइनल हमारी तरफ नहीं गया, बट दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, वो तो होता है। एंड देन उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं बहुत हिस्टोरिक फर्स्ट के पार्ट रहे हैं। उसके बाद फिर 2004 का पाकिस्तान का टूर हुआ, यू वर देयर मैनेजिंग द टीम। वो एक अलग तरीके का चैलेंज था टीम के लिए, पाकिस्तान जा रहे थे बहुत समय बाद, और फुल स्ट्रेंथ इंडियन साइड जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय आपके चैलेंजेस क्या रहे, और उसके जो फर्स्ट हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चैलेंजेस, और एक पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या उससे पहले आप पाकिस्तान आप जा चुके थे आप पर्सनली? हाँ, एक्चुअली मैं कई बार जा चुका था, क्योंकि मैं 1996 के वर्ल्ड कप की कोर कमेटी का मेंबर था। राइट। उसमें खाली 4 इंडियंस थे, 4 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंका के। तो इंडिया के 4 थे, माधवराव जी, बिंद्रा साहब, डालमिया जी और मैं। तो उस वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन में मुझे 92 और 96 में कई बार गया पाकिस्तान। तो मेरी वहाँ पे जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे, जो काफ़ी खिलाड़ियों से थोड़ी जान पहचान थी। पर 2004 में चैलेंज अलग था। उसमें
जब भी इंडिया का टूर होता है तो इट्स मोर अ पॉलिटिकल डिसीजन देन अ क्रिकेट डिसीजन। राइट। तो सरकार का रुख था उस टाइम, जाएं ना जाएं, तो बड़ी बहस थी। सिक्योरिटी का भी कोई एंगल था। तो पहले हमें एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजा गया देखने के लिए कि क्या हालात हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उनका था कि आप जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप बताओ, ओके विल सॉर्ट देम आउट, पर टूर होगा। ओके। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको बंदोबस्त करवाने हैं, जो भी आप प्रिपरेशन या सिक्योरिटी के आप चाहते हो अरेंजमेंट हम करेंगे। तो अल्टीमेटली फैसला हुआ कि जाएंगे। जाने पे ये हुआ कि इतनी वार्मथ, इतना जेन्युइन वेलकम और इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेरे ख्याल से कभी भी इंडिया पाकिस्तान के सीरीज़ में नहीं हुआ। वी ऑल एग्री विद दैट। इट्स नॉट ओनली बोर्ड टू बोर्ड, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्लेयर टू प्लेयर, फैन टू फैन, एट एवरी लेवल। और एक सोने पे सुहागा हमारे लिए यहाँ ये हो गया कि टीम ने बहुत ही अच्छा खेला। हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नॉर्मली हम पाकिस्तान से खेलते हैं तो हमेशा कभी होता है कि हम उस दौरान शारजा में कई जगह हमारे सब हार वाले था, हमेशा इवन रहता था, कभी वन साइडेड नहीं था कभी भी इंडिया के पक्ष में। तो वो टूर बिल्कुल वन साइडेड रहा कि हम टेस्ट मैच सीरीज़ भी जीते, हम ओडीआई सीरीज़ भी जीते और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस भी हुई। तो क्रिकेट स्टैंड पॉइंट, नॉन क्रिकेट स्टैंड पॉइंट, पोलिटिकली, सोशली, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, हर किस्म से बहुत ही बढ़िया टूर एंड जेन्युइन। ये नहीं कि कोई नोबडी वाज पुटिंग अप अ शो। राइट। भले ही वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से था या उनके पीसीबी की तरफ से था या प्लेयर्स की फ्रेंडशिप थी, मतलब इट्स एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग टूर। बट फ्रॉम इंडियन टीम आप उसके साथ रहे, आपने इतना समय बिताया, टू देन आईपीएल में जब आपका जंप हुआ तो आपको वो ट्रांजिशन कैसा लगा एंड व्हाट वाज इट दैट वाज फॉर यू मोर चैलेंजिंग? आपने उस समय जब दिल्ली के साथ आप आईपीएल में जुड़े और आप इंडियन टीम से पहले थे, तो उसमें आपको डिफरेंसेस क्या लगे? एक नेशनल साइड के साथ आप मैनेज कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप में दिल्ली के साथ हैं, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? से डिफरेंस बड़ा बेसिक है कि आईपीएल इज कमर्शियल। राइट। तो एज सीईओ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिकेट रिजल्ट्स एंड द बिजनेस रिजल्ट्स। तो आपकी जिम्मेदारी डबल होती है। नॉर्मली आप बीसीसीआई के साथ हो, आपका काम है खाली टीम का ख्याल रखना, क्रिकेट कराना, मैच कराना। राइट। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस कमर्शियल रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग फॉर। तो ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीईओ। आपको टीम भी बनानी है, आपको टीम मैचेस भी ऑर्गेनाइज करने हैं, आपको बिजनेस भी देखना है, आपको स्पॉन्सरशिप भी करनी है, आपको टिकट भी बेचने हैं, आपको मर्चेंडाइज भी करानी है, आपको फैन बेस भी कराना है। तो ये नया चैलेंज था, पर आसानी ये हुई कि एटलीस्ट हाफ द बिजनेस वी न्यू वेरी वेल। क्रिकेट कैसे होती है, टीम कैसे होती है, टीम कैसे चलती है, प्रेपरेशन कैसे होती है, मैच कैसे ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो तो हमें आता था। तो विद सम हेल्प एंड गुड पीपल इन आवर टीम you make that manage a bigger responsibility. So क्या है कि उसका फोकस अलग है आईपीएल का कि lot of people have made a lot of investment into the team. So at one level it's a business proposition. You're running, it's like running a business in a company. Right. It has to deliver results and you have to deliver financial results, you deliver cricket results. तो आपके प्रेशर आपको किसमें ज़्यादा लगा कि आपको लगा कि आईपीएल में ऑफ कोर्स प्रेशर ज़्यादा है? प्रेशर नहीं था, इट वाज अ चैलेंज बिकॉज ये कभी हुआ नहीं था। राइट। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं था। फर्स्ट टाइम दुनिया में ही हो रहा है। क्रिकेट का ऐसा बिजनेस हो रहा है वेयर यू हैव इन्वेस्टमेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिटर्न लाइक एनी अदर बिजनेस। तो एक तो पहली बार हुआ, कोई पास्ट रिकॉर्ड एक्सपीरियंस प्रेसिडेंस नहीं है। अब छोटी चीज़ बताऊँ, आप मैच ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आपको ये नहीं पता मैच के टिकट क्या रखने हैं। अच्छा, टिकट जो भी रख दोगे, आपको 7 मैच कराने हैं 6 हफ्ते में, तो क्या लोग बाग 6 बार 7 बार मैच देखने आएंगे? नॉर्मली आपका टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है, 1 साल होता है, फिर 2 साल बाद आपकी बारी आती है। Exactly. तो कुछ भी यहाँ आपको मैच 7 होम मैचेस कराने हैं, एक मैच में 7 होम मैचेस कराने हैं करीब 5 या 6 हफ्ते में। तो क्या लोग बाग बार बार टिकट खरीद के आएंगे होंगे इतने लगातार या उनके मैचेस उतने में? पैसे भी हैं, Right. सब आपकी फैमिली है। Right. तो क्या आप 4 बार मैच देखने इतना खर्चा करोगे तो टिकट प्राइसेस क्या होंगी? स्पॉन्सरशिप जो हमें करनी है कितनी होनी चाहिए? ओके। कि इसका 5 लाख लें या 10 लाख लें या 20 लाख, किसी को नहीं पता। तो शुरुआत में वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड आवर वे। ओके। इट्स लाइक आप हाईवे पे जा रहे हो, गाड़ी चलाते हो, आपके पास गूगल मैप नहीं है। राइट। हाँ बिल्कुल सही बात। तो कोई सहायता नहीं है, आपको अपने आप रास्ता ढूंढना है। तो शुरुआत में 1-2 साल दिक्कत हुई कि आपने कोई गलत फैसले भी किए, पर आप सीखे। और अब तो ये हालत हो गई कि नाउ इट्स ऑटो पायलट।
ऑफ कोर्स अब तो बहुत साल हो गए हैं। बहुत साल हो गए, सबको समझ आ गई है, आपको भी, आपके स्पॉन्सर्स को भी, आपके पार्टनर्स को भी, सभी को समझ आ गई है क्या करना चाहिए। अब चैलेंज रहा ही नहीं।